हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी। मैं निशा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में और उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और बिंदास होंगे। लेकिन अभी भी बहुत सारे डाउट आ रहे हैं और जिसको मैंने पता करने की कोशिश की है कि इसमें इसका सोल्यूशन क्या है। दो तीन इतने कॉमन डाउट हैं, टेलीग्राम पे भी मैसेज, व्हाट्सएप पे भी मैसेज, कमेंट बॉक्स में भी सेम मैसेज, मतलब अलग अलग बच्चों के सेम डाउट। क्योंकि इस वैकेंसी में देखा जाए तो जो मैरिड है उन लड़कियों का परसेंटेज थोड़ा सा ज्यादा है अनमैरिड से। तो देखो, मैरिड है तो प्रॉब्लम थोड़ी सी है। प्रॉब्लम ये है कि पहले उनकी शादी नहीं हुई थी तब वो फॉर्म भरा गया था, अब उनकी शादी हो गई है तो वो क्या करें, उस प्रपत्र में क्या भरें क्या नहीं भरें, हस्बैंड भरें या फादर का भरें। तो उन्हीं सभी डाउट को थोड़ा क्लियर करने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। तो उम्मीद करूंगी कि आपके वो डाउट क्लियर हों जो मैं बताऊंगी। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और चैनल को शेयर जरूर कर देना उन सभी बहनों को जिन्हें बहुत सारे डाउट हैं और हो सकता है कुछ उनके डाउट थोड़े से कम हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला डाउट है कि एप्लीकेशन फॉर्म में फादर की डिटेल भरी हुई है। मतलब जब हम उनकी शादी, लड़कियों की शादी नहीं हुई थी तब उन्होंने फॉर्म भरा था और उन्होंने जो डिटेल उसमें डाली है वो फादर की है। ऑब्वियसली बात है, फादर की ही डाली होगी। सब कुछ फादर का है, कास्ट सर्टिफिकेट फादर का है, मूल निवास फादर का है और इवन उसमें फादर का नाम लिखा हुआ है। तो हम प्रपत्र में क्या भरें, क्योंकि प्रपत्र में एक दो तीन लाइन ऐसी हैं कि उसमें पति या पिता करके आ रहा है कि आप अगर आप विवाहित हैं तो ये आपको भरना है। तो उस आपको क्या करना है, अगर आप मैरिड हैं, अनमैरिड का तो कोई सीन ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आप मैरिड हैं तो आपको प्रपत्र में अपने हस्बैंड की ही इंफॉर्मेशन डालनी है। चाहे आपने जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो बेशक आपके फादर के नाम से हो, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स फादर के नाम से हो, वो वैलिड होंगे। जब आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाओगी तो वो वैलिड होंगे, कास्ट सर्टिफिकेट भी, मूल निवास भी, हर चीज। और आपको जो इन्फॉर्मेशन प्रपत्र में इन्फॉर्मेशन डालनी है वो आप फादर की भी डाल सकते हैं और हस्बैंड की भी। तो मेरे ख्याल से बेहतर होगा कि आप अपने हस्बैंड की ही करें क्योंकि आप हो गई हैं विवाहित। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप विवाहित हैं तो आप विवाहित हैं तो आप हाँ पे टिक करेंगी, मतलब विवाहित वाले कॉलम पे टिक करेंगी। उसके बाद आप अपने हस्बैंड की इन्फॉर्मेशन डालेंगी, अपने हस्बैंड का उसमें नाम लिखेंगी, अपने ससुराल का पता लिखेंगी। और हाँ, दूसरी चीज, वर्तमान पत्र व्यवहार का पता। तो जो मैरिड लड़कियां हैं वो अपने वर्तमान पत्र व्यवहार में ससुराल का नाम डालेंगी। ध्यान रखना, अपने वर्तमान पत्र व्यवहार में वो ससुराल का नाम डालेंगी और स्थायी पता में भी वो ससुराल का ही नाम डाल सकती हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। स्थायी पता और वर्तमान पता लगभग एक ही होता है सभी का। लेकिन हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ टाइम के लिए रहने के लिए, जैसे रहने वाले कहीं और के हैं और यहाँ के वहाँ जाके रहने लगे, सिटी में जाके रहने लगे, तो वर्तमान पत्र व्यवहार में तो आप अपने सिटी का, जो अपने गली मोहल्ले मकान नंबर वो डाल सकती हैं। लेकिन जो स्थायी पता है वो आपके, उसमें आप अपने गांव का नाम डालेंगे, जहाँ पे आपका गांव, क्योंकि आपके अन्य डॉक्यूमेंट्स जो बने होंगे वो आपके गांव के नाम से ही बने होंगे। तो स्थायी पता और वर्तमान पत्र व्यवहार में थोड़ा सा अंतर बस यहाँ देखने को मिल सकता है कुछ लोगों का, जो अपने मूल स्थान से जाके कहीं और रह रहे हैं थोड़े शॉर्ट टाइम के लिए, और वो आगे भी वहीं वहीं रहेंगे। जैसे हम अभी फिलहाल में गाँव में हैं, हम गाँव छोड़ के अपने पास के शहर में जाके रहने लगे, तो हम जो स्थायी पता डालेंगे वो अपने गाँव का नाम डालेंगे और जो वर्तमान पत्र व्यवहार का पता है वो डालेंगे हम जिस गली में हम जाके रहेंगे, उस गली का नाम, मकान संख्या, ये। तो पत्र व्यवहार वाला डाउट भी क्लियर हो गया होगा। और एप्लीकेशन फॉर्म में फादर की इन्फॉर्मेशन है तो पत्र में किसकी डालनी है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। आप फादर की भी डाल सकती हैं, आप हस्बैंड की भी डाल सकती हैं। लेकिन आपको जरूरी है, मतलब मेरे ख्याल से आप अगर कोशिश करना, आप अपने हस्बैंड की ही इन्फॉर्मेशन डालना, क्योंकि आप विवाहित हैं तो आप उसमें अपना पूरा दिखाना कि मैं अब विवाहित हो चुकी हूँ। तो आप अपने हस्बैंड का ही नाम डालना। और रही बात ईडब्ल्यूएस वाली बहनों की, ईडब्ल्यूएस वाली बहनों का बहुत डाउट आ रहा था कि मेरा ईडब्ल्यूएस है वो फादर के साइड का लगा हुआ है, क्योंकि मैं जिस टाइम पे फॉर्म भरा गया था उस टाइम पे अनमैरिड थी और उसके बाद मेरी शादी हो चुकी है, तो मैं अब मैरिड हो गई हूँ। तो ईडब्ल्यूएस मेरा कहाँ का चलेगा, क्योंकि ईडब्ल्यूएस अगर आपका जो अप्रैल 2022 से 24 अगस्त 2020 का जो 22 का जो बना हुआ है, उसके बीच का जो आप जहाँ भी थी, चाहे वो आप अगर आप अनमेरिड थी और उस बीच का आपका ईडब्ल्यूएस बना हुआ है और आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाया है वो वाला ईडब्ल्यूएस, तो आपका वही वैलिड होगा और हस्बैंड साइड का कुछ नहीं चलेगा। मतलब अब कुछ लड़कियां पूछ रही थी कि हस्बैंड साइड की आय दिखानी पड़ेगी, जी नहीं, आपका केवल ईडब्ल्यूएस मांगा गया है और ईडब्ल्यूएस आपका वही वैलिड होगा।
जिस टाइम पे अगर आपकी शादी हुई हो या नहीं हुई हो, अगर हो जाती तो आपका हस्बैंड साइड का, अगर नहीं हुई है मतलब पहले नहीं हुई थी उनके उसके बीच में अप्रैल और अगस्त के बीच में, तो आपका वो पुराना वाला ही चलेगा जो आपने लगाया अपनी एप्लीकेशन फॉर्म में, इनवैलिड नहीं होगा। और ना ही फादर का मतलब हस्बैंड की कोई भी आय आपको दिखानी है। और रही बात आपकी शादी हो चुकी है तो आपका सरनेम चेंज हो चुका है, आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ और था उस टाइम पे, जिस टाइम पे आपने फॉर्म भरा था, और अब कुछ और है, तो उसमें आप एक काम करना, वो वाला आप सरनेम वाला कॉलम, मतलब नाम के आगे जो सरनेम लिखना वो आपका खाली छोड़ के जाना, मतलब खाली लेके जाना। आप वहीं पे किसी से कंफर्म कर लेना, या जब आप टेबल पे जाओ तो आप उनसे खुद कंफर्म कर लेना कि यहाँ पे क्या है, गलत कुछ नहीं भर के लेके जाना। मैं भी आपको कोई गलत चीज नहीं बताऊंगी, अगर मुझे वो खुद कंफर्म नहीं है तो मैं उस चीज को यही कहूंगी कि आप वो चीज खाली छोड़ के लेके जाना। वहां पे एक टेबल पे केवल 20 लड़कियां हैं, और वो बिल्कुल आराम आराम से, मतलब अब ये सोचो कि आप प्रोविजन वो भरवा रहे हैं, वो लिखवा भी तो रहे हैं, वो कम से कम एक लड़की पे 15-20 मिनट ले रहे हैं, तो क्या आपको ये वो बताएंगे नहीं, वो हर चीज बता रहे हैं कि अगर कोई लड़की कॉलम कितना भी छोड़ के जा रही है वो हर चीज फिल करा रहे हैं, बस आपको गलत नहीं लेके जाना। और एक प्रपत्र आपको अपना खाली सेट जरूर लेके जाना, ये बात याद रखना, क्योंकि देखो हो सकता है कुछ कुछ चीजें आपकी गलत हो जाएं, कितना भी कोशिश कर लो कहीं ना कहीं गलतियां हो ही जाती है, इंसान है, मिस्टेक हो ही जाती है, इवन मशीन से भी हो जाती है, तो इंसान से तो लाजमी है होनी। तो आप अपना एक प्रपत्र का सेट खाली लेकर जरूर जाना। और जिनको जो जो बहनें ये कह रही थी कि उनका सरनेम चेंज हो चुका है, तो आप अपना भी खाली नाम लिख लेना, वहां जाके आप कंफर्म कर लेना, सर हमारी शादी होने के बाद सरनेम चेंज हो गया है, तो हम सरनेम फादर का लगाएं या हस्बैंड का, क्योंकि तो इस बात को आप कंफर्म कर लेना मेरे ख्याल से। और जहां तक मुझे लगता है कि वो सरनेम आपका हस्बैंड वाला ही चलेगा, लेकिन आप इस कॉलम को खाली छोड़ देना भी, आप वहां जाके अपना कंफर्म कर सकती हैं। और और एक चीज मैंने पता करी है, प्रोविजनल कितनी लड़कियों से प्रोविजनल भरवाया जा रहा है। तो एक मेरी बहन थी साथ की, 2-3 लड़कियां हैं जो गई हैं, मैंने एक बहन से कल बात की, उसे कंफर्म किया कि अच्छा तुम ये मतलब तुम्हें देखकर क्या लगा कि एक बैच में 100 लड़कियां जा रही हैं, तो वो कितनी लड़कियों से प्रोविजनल वहां पे भरवा रही है, मतलब एक लगभग अनुमान। तो उस लड़की ने कहा कि हर तीसरी लड़की से वो प्रोविजनल भरवा रहे हैं, उसने खुद देखा, मतलब वो पूरे बैच में जितनी भी 100 लड़कियां थी, तो उसने अनुमान वो बता रही थी कि हर तीसरी लड़की से वो प्रोविजनल भरवा रहे हैं। मतलब कुछ ही फेयर लड़कियां निकल रही हैं जो जो विदाउट प्रोविजनल हैं, मतलब जो बिल्कुल एकदम 3 साल और जो उन्होंने मांगा है उसी क्वालिफिकेशन पे एकदम गई हैं। और बाकी तो हर तीसरी लड़की का मतलब है कि कम से कम 35 से 40% जो एवरेज वो परसेंटेज है वो प्रोविजनल वाली लड़कियों का है वहां पे, 35 से 40% के बीच प्रोविजनल लड़कियां वहां पे हैं। तो मुझे लगता है कि देखो 2 साल वालों को तो उन्हें शायद बाहर नहीं करना चाहिए, बाकी देखो उनकी मर्जी वो क्या करते हैं, बाकी जहां तक है कि नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि शायद दो जो पुराना बैच है उसमें 2 ईयर वाली हैं। तो अब देखो वो क्या करते हैं, वो उनका डिसीजन है, हम इस पे कोई सिरदर्द नहीं लेंगे, कोई हेडेक नहीं लेंगे, ना ही हम आपस में लड़ेंगे इस बारे में। तो उन्होंने प्रोविजनल भरवाया है तो कुछ सोच समझ के भरवाया होगा, हो सकता है वो उनके दिमाग में क्या चल रहा है वो क्या करें, देखो उन्हें खुद अभी नहीं पता कि 2 साल वालों का, होम साइंस वालों का क्या करना है। बाकी तो सब और अदर जो थी वो तो डिस्क्वालीफाई हो ही रही है, जो बीकॉम वगैरह, शायद वो तो डीवी कराने जाएंगी ही नहीं। और बाकी पता नहीं कौन कौन से सब्जेक्ट है, तो सभी से प्रोविजनल भरवाया जा रहा है, बीएससी वालों से भी, 2 ईयर वालों से भी। अब देखो वो क्या करता है। अब वो क्या करता है, वो उस पर डिपेंड करता है कि उसने अपने दिमाग में क्या सोच रखा है, क्या खिचड़ी घोट रखी है। और तो चलिए आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे, और मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपका इससे रिलेटेड, एड्रेस से रिलेटेड, और एप्लीकेशन फॉर्म में पहले फादर की इन्फॉर्मेशन थी, अब किसकी भरनी है, ये चीजें, ईडब्ल्यूएस वाला बहुत बहनों को इतने डाउट रहे थे ईडब्ल्यूएस में, मेरे ख्याल से मैं उम्मीद करती हूँ कि वो सारे डाउट आपके क्लियर हो चुके होंगे। और फिर मैं एक बार आपसे यही कहूंगी कि अगर आपको जरा सा भी कंफ्यूजन है, कि इसमें क्या आ सकता है, वो चीजें आपको खाली छोड़ के लेके जानी है, वो आपको जबरदस्ती भरनी नहीं है, अपना प्रपत्र गलत नहीं भरना, क्योंकि इस चीज से आपकी एक गलती से आप डिस्क्वालीफाई हो सकती हो। एक प्रपत्र आपको कुछ कुछ जो भी कंफ्यूजन है उसे खाली छोड़ के लेके जाना, एक सेट खाली आप अपना जरूर लेके जाना। ठीक है, चलिए इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ, बाय बाय, धन्यवाद, टेक केयर। और जिन बहनों को डाउट है उन्हें ये शेयर कर देना, और जो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर देना।